हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लेके आए हैं 27 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन पहला है, काबुल हाई एयरपोर्ट बम धमाके में 12 अमेरिकी कमांडो सहित कई लोग मारे गए। इस हमले का जिम्मेदार किसे बताया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है तालिबान, दूसरा इस्लामिक स्टेट खुरासन, अलकायदा और चीन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इस्लामिक स्टेट खुरासन। अब इसके बारे में डिटेल से विस्तार से देखते हैं। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से यहाँ की हालत बेहद ख़राब हैं। काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी फ़ौज के नियंत्रण में है और नाटो फ़ौज वहाँ तैनात है। बम विस्फोट का फिदायीन हमला 26 अगस्त 2021 को हुआ। भारत ने इस हमले की निंदा की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस हमले के लिए इस्लामिक स्टेट ISIS समूह के अफ़गान सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें 12 अमेरिकी कमांडो और 6 अन्य लोग मारे गए, 60 अन्य लोग मारे गए हैं और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। खास बात यह है कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तालिबान के साथ IS की मिलीभगत है। मतलब कि अमेरिका मानता है कि काबुल एयरपोर्ट में जो हमले हुए उसमें तालिबान का कोई हाथ नहीं है। आगे के हमले रोकने के लिए अमेरिकी सैन्य कमांडर तालिबान कमांडर के साथ काम कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका एक तरह से तालिबान के शासन को अघोषित रूप से मान्यता दे चुका है। ऐसे इस्लामिक स्टेट खुरासन बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। यहाँ से आया इसके बारे में आगे बताते हैं। यह कहाँ से आया इसके बारे में बताइए जी। खुरासन जो है इस्लामिक स्टेट खुरासन कहाँ से आया इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। कहाँ हुआ था हमला? काबुल एयरपोर्ट के ईस्ट गेट पर आत्मघाती बम विस्फोट हुआ। दूसरा विस्फोट एयरपोर्ट के आमवे गेट के पास बैरन होटल के पास हुआ। एयरपोर्ट में लगा नाला लाशों और घायलों से पटा। ठीक है, जो एयरपोर्ट के पास नाला है वो लाशों से पट गए। सैकड़ों लोग एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए काबुल एयरपोर्ट ईस्ट गेट से नाले में खड़े थे। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि बम विस्फोट के बाद नाले में लाशों और घायलों के ढेर लग गया। यहाँ पानी में सब पड़े हुए थे। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, मतलब अपने शवों को ढूंढ रहे थे। हमले की आशंका थी। आगे टॉपिक है, हमले की एक दिन पहले ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का बड़ा खतरा बताते हुए अपने नागरिकों से कहा था कि फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर नहीं जाएं और जो लोग एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं वहां से तुरंत हट जाएं। काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि जो अमेरिकी काबुल एयरपोर्ट से अब्बे गेट, ईस्ट गेट तथा नॉर्थ गेट पर मौजूद हैं वे फ़ौरन वहां से हट जाएं और अगले निर्देश का इंतज़ार करें। ब्रिटेन ने आशंका जताई कि ISI काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने कहा बदला लेंगे। बम विस्फोट में जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और बदला लिया जाएगा। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि अफ़गानिस्तान से जल्द अमेरिकी लोग निकाल लेने का काम होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन का कहना है कि अभी भी 1,500 से ज़्यादा अमेरिकी लोग अफ़गानिस्तान में हैं और वह निकलना चाह रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने
के रुख में यही लग रहा है कि 20 साल तक अफगानिस्तान को अपने सहारे पर चलाने वाला अमेरिका ISIS के घातक हमलों के बावजूद वह काबुल से पीछे हट रहा है। कहाँ से आया इस्लामिक स्टेट खुरासन, इसके बारे में देख लेते हैं। दरअसल इस्लामिक स्टेट ISIS इराक में भगा दिया गया, सीरिया में भी उसकी नहीं चली, लेकिन उसकी विचारधारा चलती रही। इस्लामिक स्टेट ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना नाम दिया। इसमें मध्य एशिया के कई देशों को मिलकर खुरासन नाम दिया। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार शुरू में पाकिस्तान तालिबान के सैकड़ों लोगों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली। बाद में पाकिस्तान में जब मिलिट्री अभियान चला तो अफगानिस्तान चले गए। दूसरी ओर तालिबान और अमेरिका के बीच दोहा कतर में कई महीने पहले वार्ता शुरू हुई। तब इससे नाराज होकर बहुत सारे कट्टर लड़के तालिबान को छोड़कर इस्लामिक स्टेट की ओर चले गए, क्योंकि तालिबान ने सिर्फ अफगानिस्तान में खुद को सीमित कर लिया। जबकि इस्लामिक स्टेट के उग्र विचारों वाले मानते हैं कि वे अमेरिका से लड़ाई करके जगह हासिल करेंगे, वार्ता करके नहीं। मतलब वो लड़के अपना स्थान बनाएंगे, बातचीत से कोई स्थान नहीं मिलेगा। यही तालिबान से अलग हुए उग्र लड़कों ने इस्लामिक स्टेट खुरासन के आतंकवादी बन गए। मतलब आतंकवाद का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आगे UN सेक्रेटरी जनरल ने सुरक्षा परिषद की स्थायी बैठक बुलाई। एंटोनियो गुटेरेस ने सभी परमानेंट मेंबर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के लेटर लिखकर मीटिंग बुलाई है। इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर शामिल नहीं होंगे, जबकि भारत अगस्त महीने के UNSC का अध्यक्ष है और भारत की अध्यक्षता में 16 अगस्त को आखिरी बार तालिबान के मुद्दे पर मीटिंग हुई थी। तालिबान पर भारत का रुख। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर 26 अगस्त 2021 को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इसमें विदेश मंत्री ने कहा कि वह अभी वेट एंड वॉच के मोड में है, लेकिन मुख्य फोकस लोगों को वहाँ से निकालने पर है। सरकार की ओर से बताया गया है कि अफगानिस्तान में भारत सरकार की हेल्प डेस्क पर करीब 15,000 लोगों ने संपर्क किया। पूरी दुनिया अभी भी तालिबान को लेकर वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम कर रही है। भारत भी अभी इसी मोड़ पर है। आगे है भारत पर भी आतंकी हमले की आशंका। खुफिया एजेंसी के मुताबिक ये हमला आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद कर सकता है। द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने अफगानिस्तान के जेलों में बंद जैश-ए-मोहम्मद के लगभग 100 सदस्यों को रिहा कर दिया है। अब ये सब इंडिया पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। तालिबान में 140 हिंदू और सिख अफगानिस्तान को काबुल में रोक लिया। ये सभी इंडिया जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर ही तालिबान ने रोक लिया है। आगे क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। आगे क्वेश्चन है दूसरा, भारत में मालाबार सैन्य अभ्यास 26 से 29 अगस्त तक किन देशों के बीच किया गया? तो पहला ऑप्शन है US, चीन और जापान। दूसरा जापान, US और UK। तीसरा वियतनाम और जापान। US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत में जो मालाबार सैन्य अभ्यास हुआ वो इसका ऑप्शन डी सही है। USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों के बीच में ये मालाबार सैन्य अभ्यास हुआ। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 2021 में मालाबार नेवल एक्सरसाइज का 25वां संस्करण था। ठीक है, ये जो अभी 26 अगस्त से 29 अगस्त तक जो मालाबार सैन्य अभ्यास चल रहा है वह है 25वां संस्करण है। इसकी मेज़बानी अमेरिकी नौसेना UNS के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में की। इसे गुआम में आयोजित किया जा रहा है। गुआम वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में एक अमेरिकी आइलैंड टेरिटरी है। गुआम माइक्रोनेशिया क्षेत्र का हिस्सा है। गुआम क्या है ये बताया, ठीक है, माइक्रोनेशिया का हिस्सा है।
किन भारतीय जहाज़ों और विमान ने हिस्सा लिया है? INS शिवालिक और INS कदमत के साथ साथ P-8I गश्ती विमानों ने इसमें शिरकत की है। क्या है मालाबार नेवल एक्सरसाइज? चलिए देख लेते हैं। मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास सबसे पहले 1992 में भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ था। अच्छा, आगे है, जैसे पतला पेन ले ले, ठीक है, पेन ज़्यादा हार्ड है, पेन चेंज कर देता हूँ, लीजिए, चलो। हाँ, अब है, क्या है मालाबार नेवल एक्सरसाइज? मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास सबसे पहले 1992 में भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ था। वर्ष 2015 में इसमें जापान को शामिल किया गया। इसके बाद 2020 में इस नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया। इस तरह से क्वाड ग्रुप के सभी देश मालाबार नेवल एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, 2020 में पहली बार क्वाड के सभी सदस्य क्वाड के सभी सदस्य सैन्य अभ्यास में शामिल हुए और दूसरी बार ये 2021 में शामिल हुए हैं। चारों देशों का साझा उद्देश्य मुक्त एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? देशों का साझा उद्देश्य मुक्त एवं और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्वाड क्या है? क्वाड देखिए, क्वाड है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड का पूरा नाम पूछते हैं एग्जाम में, तो आप अच्छे समझना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समूह का नाम क्वाड है। ये चारों देश इसमें शामिल है, उस समूह का नाम क्वाड है। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स है। मालाबार 21 में लाइव वेपन फायरिंग ड्रिल होंगे। कैसे होंगे? लाइव वेपन फायरिंग ड्रिल होंगे। इसके तहत सतह भेदी, एंटी सरफेस, वायुरोधी, एंटी एयर और पनडुब्बी रोधी, एंटी सबमराइन युद्ध अभ्यास और अन्य सैन्य समूह का अभ्यास तथा सामरिक अभ्यास, टैक्टिकल एक्सरसाइज सहित कई जटिल अभ्यास किए जाएंगे। मतलब ये सैन्य अभ्यास हैं। सेना के जितने भी प्रारूप होते हैं, जिन तरीके से युद्ध किया जाता है, उन सभी का अभ्यास किया जाएगा। जापान के नेवल सिक्योरिटी फोर्स का नाम जापानी समुद्री है। आत्मरक्षा बल अमेरिका के नेवी का नाम ऑयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी है और यूएस की नेवी का नाम यूएस नेवी है। तो ये इनसे संबंधित हो गए क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे क्वेश्चन तीसरा वाला लगाते हैं। इसका पेन ले लेते हैं पतला सा। चलिए क्वेश्चन है, नौ सैन्य अभ्यास जायर अल बहार भारत और किस देश के बीच 9 से 14 अगस्त 2021 में आयोजित हुआ? तो अब ये युद्ध अभ्यास कौन सा? जायर अल बहर जो युद्ध अभ्यास 9 अगस्त से 14 अगस्त तक चला, वह किन किन देशों के बीच हुआ? तो ऑप्शन पहला फ्रांस के, UAE के, कतर के या ईरान के। तो आंसर इसका सही है, कतर के साथ ये युद्ध अभ्यास हुआ। कौन सा? जायर अल बहर युद्ध अभ्यास हुआ
वो कतर के साथ हुआ। चलिए अब इसका डिटेल से डिस्कशन करते हैं। नेवल एक्सरसाइज फारस की खाड़ी में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ था ये नेवल आयोजित? फारस पर्शियन गल्फ में आयोजित किया गया। वर्ष 2021 में जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। ये कौन सा 2021 में दूसरा संस्करण था? दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। पहला संस्करण वर्ष 2019 में हुआ था। इसमें समुद्री डकैती रोधी अभ्यास पर अभ्यास, एयर डिफेंस, समुद्री निगरानी, बोर्डिंग संचालन, SAR अभ्यास शामिल हैं। इतने सारे अभ्यास इस जायर अल बहर युद्ध अभ्यास में किए गए। कौन से जहाज़ों ने इसमें हिस्सा लिया है? तो पहला इसमें इंडियन नेवी के स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंदन ने हिस्सा लिया, जबकि कतर की क्वार्टर एमरी नेवल फोर्स की ओर से बरजान और दमसाह श्रेणी की मिसाइल शिप MRTP 34 वर्ग के फास्ट अटैक शिप और राफेल लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं क्या होता है हेल्थ तकनीक, स्टेल्थ तकनीक, ये देख लेते हैं। ठीक है, स्टेल्थ तकनीक क्या है? INS त्रिकंदन स्टेल्थ फ्रिगेट स्टेल्थ रडार से बचने की तकनीक को कहते हैं। रडार से बचने की तकनीक को क्या कहते हैं? स्टेल्थ। दरअसल रडार रेडियो वेव छोड़ते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट टकराता है तो वापस रेडियो वेव लौटकर रडार को बता देते हैं, मतलब इससे पता चल जाता है क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा डिजाइन जिससे रेडियो वेव टकराकर रडार के पास न जाकर दूसरी तरफ चले जाएं, इसे हेल्थ स्टेल्थ कहते हैं। फ्रिगेट का मतलब युद्ध हमलों में बचने वाला जहाज होता है। कतर की राजधानी दो है, कतर के बारे में देखिए। कतर की राजधानी दोहा है और कतर का जो मुद्रा है वो कतरी रियाल है। प्रधानमंत्री शेख खादिल बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी। भाई साहब कितना बड़ा नाम है इनका, पूरा एक UPSC के मेंस का एक ऐसे की तरह इनका नाम है। प्रधानमंत्री शेख खादिल बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है, जिसके तहत गांव में 100 दिन में 10 लाख सूख गड्ढों का निर्माण का लक्ष्य है? अच्छा है, इसके बारे में देखते हैं। एक सेकंड पेन ले लेता हूँ। चलिए हाँ, वो कह रहे हैं सुजलम अभियान शुरू किया है। तो पहला है जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय और D पॉइंट है कपड़ा मंत्रालय। तो ये जो जल से संबंधित है, अगर देखा जाएगा तो जल शक्ति मंत्रालय इसका आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 25 जुलाई 2021 को सुजलम अभियान की शुरुआत की है। कौन सा है? 25 जुलाई को कौन सा वाला वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके उपलक्ष्य में सुजलम अभियान की शुरुआत की है। उद्देश्य इसका है 10 लाख सूख गड्ढों का निर्माण 100 दिन में कराया जाएगा। ग्रामीण टॉयलेट की मरम्मत, ग्रामीण जो टॉयलेट उनकी मरम्मत तथा हाउस होल्ड को टॉयलेट उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ताकि खुले में शौच प्लस मुक्त गांव की संख्या बढ़े। और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इतनी सारी बातें यहाँ से कवर हुई इस क्वेश्चन के बारे में। आशा करता हूँ आपको जो हमारा क्लास है अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और
शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील्स किस शहर में स्थापित किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील्स किस शहर में स्थापित किया गया है? ए दिल्ली, बी पेरिस, सी लंदन और डी दुबई। तो इसका आंसर है दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील स्थापित किया गया है। अभी ऑब्जर्वेशन होता क्या है इसका देखते हैं डिटेल। इस ऑब्जर्वेशन व्हील को एन दुबई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एन दुबई। इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। यह दुबई के ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित है। एन दुबई में अमेरिका के लास वेगास शहर में स्थित ऑब्जर्वेशन व्हील का रिकॉर्ड तोड़कर जो 167.6 मीटर ऊंचा था, इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये कितना है? 250 मीटर ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है जो दुबई में स्थापित किया गया है। एन दुबई, इसकी ऊंचाई 250 मीटर है और 1750 पीपल कैपेसिटी है। इसमें कितने लोग? 1750 लोग आ सकते हैं। और 48 हाईटेक केबिन है और 192 केबिन, टोटल 192 केबिन बनाई गई हैं। और इसका नाम क्या है? इसमें 48 हाईटेक केबिन की स्थापना की गई। अच्छा, यूएई की जो दुबई है, दुबई की राजधानी अबू धाबी है, ठीक है। इसकी जो मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, ठीक है, दिरहम। और राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान। इसके राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है। इतनी बातें प्रश्न नंबर 5 से संबंधित थी। आगे 6 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, भारत की पहली ग्रीन हाउस इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किस जगह स्थापित हुई है? तो बम्बई में है, सोनीपत, लखनऊ, बेंगलुरु। तो इसका ऑप्शन सही है, बेंगलुरु में ग्रीन हाउस इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री स्थापित की गई है। किस कंपनी ने गीगा फैक्ट्री स्थापित की इसके बारे में? इसकी स्थापना अमेरिकी स्थित होममियम इंटरनेशनल ने की है। गीगा फैक्ट्री का अगस्त 2021 में शुरू किया गया। गीगा फैक्ट्री को अगस्त 2021 में शुरू किया गया है। भारत में पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री का निर्माण की इकाई है ये। इसमें कितनी, इस फैक्ट्री में हर साल 500 मेगावाट प्रारंभिक विनिर्माण क्षमता होगी। बाद में से 2 गीगावाट यानी कि 2000 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना है। हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है, कार, स्पेस रॉकेट फ्यूल, वेल्डिंग और पेट्रो रिफाइनरी और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इतने सारे कार्य यहाँ पर इनका उपयोग होगा, ठीक है। आगे है इस क्वेश्चन से संबंध अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। सरकार का नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन वित्त वर्ष 2020-21 में निर्मला सीतारमण ने और फिर बाद में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 पर भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र बनाने और इसका सबसे बड़ा निर्यातक बनने के लिए इस मिशन का ऐलान किया गया। कब किया गया? 15 अगस्त 2021 को। इसके तहत देश को हाइड्रोजन इकोनॉमी में तब्दील करने की योजना है। जीवाश्म ईंधन के विकल्प और के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। आमतौर पर यह परिवहन में इसका उपयोग करने की बड़ी योजना है। भारत में पेरिस जलवायु समझौता किया
इसके तहत 2050 तक भारत को कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है। 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना है। हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के लिए 1500 करोड़ का आवंटन किया गया है। गीगा फैक्ट्री का मतलब क्या है देखते हैं। सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल टेस्ला और स्पेस एक्स ने सीओए एलन मास्क ने 2013 में किया था। गीगा फैक्ट्री का मतलब होता है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए बहुत बड़े पैमाने पर गीगा एनर्जी पैदा करना। कैसे गीगा हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जी एक सेकंड पेन ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी चलिए, हाँ जी, तो कैसे होगा इसका उत्पादन। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर अच्छे ऊर्जा से चलेगा, मतलब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। मतलब ये जो ऊर्जा है ना, दो तरीके उत्पन्न की है, या तो विंड एनर्जी हवा के द्वारा या फिर सोलर पैनल के द्वारा। यहाँ पानी H2O से हाइड्रोजन और H2 और ऑक्सीजन को अलग करेगा। पानी से, जो पानी है उससे हाइड्रोजन अलग की जाएगी। हाइड्रोजन माने H2 को टैंक में स्टोर किया जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। क्या एक तत्व है, एक सेकंड। हाइड्रोजन एक तत्व है जो आवर्त सारणी में पहले और सबसे हल्के तत्वों में शामिल है। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। यह गैर विषैला, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन और अत्यंत दहनशील तत्व है। यह द्विपरमाणिक यानी H2 संरचना करता है। हाइड्रोजन के दो एटम का युग्म करेंगे तभी हम इसे हाइड्रोजन को एलिमेंट के रूप में मानेंगे। हाइड्रोजन के प्रकार ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 प्रकार होते हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन की इसकी उत्पादन इसी का होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, ग्रे हाइड्रोजन का। इसका उत्पादन हाइड्रोकार्बन जैसे फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन और नेचुरल गैस से किया जाता है। फॉसिल फ्यूल की वजह से इसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन यह फॉसिल फ्यूल से उत्पादित होता है। ठीक, इसका उत्पादन कैसे, फॉसिल फ्यूल से होता है। लेकिन अंतर यह है कि इसमें निकलने वाले बाई प्रोडक्ट का भंडार होगा। ऐसे में यह पर्यावरण के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ग्रीन हाइड्रोजन यह ग्रीन एनर्जी से प्राप्त किया जाता है, जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हाइड्रोजन को पानी से अलग कर दिया जाएगा। इसमें वाहिकाओं की तुलना में यह हाइड्रोजन किफ़ायती और पर्यावरणीय फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली होगा। ठीक है, खास बात है कि इसके जरिए बाई प्रोडक्ट के तौर पर केवल पानी और भाप मिलती है, मतलब पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होगी। हाइड्रोजन ही क्यों, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इसलिए हाइड्रोजन ली गई है। पेट्रोल के 2 से 3 गुना ज़्यादा बेहतर ऊर्जा मिलेगी। जीवाश्म ईंधन की जगह ले लेगा ये। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन से बहुत ज़्यादा आयात पर निर्भर करती है। जब हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और परिवहन, लोहा और इस्पात को और रसायन के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। किस तरह से इसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऊर्जा ईंधन कुशल और कम उत्सर्जन, अन्य ईंधन का भी प्रयोग, बैटरी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये जो इसमें कैसे कैसे वाहन होंगे, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहन HEV इसमें शामिल किए जाएंगे। आगे हाँ जी,
दूसरा इसमें प्लग इन हाइब्रिड वाहन, इलेक्ट्रिक भी और पेट्रोल भी दोनों इसमें शामिल वाहन होंगे। बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन, ई रिक्शा या इलेक्ट्रॉनिक कार भी इसमें शामिल होंगी। फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और फ्यूल, इससे रिचार्ज नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन को पहले टैंक में रखा जाएगा, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक तैयार होगा और वाहन चलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन की खासियत क्या है? रेंज है 550 किलोमीटर की प्रति चार्ज, लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसे कार्बन बिल्कुल उत्सर्जित नहीं होगी। भारी लिथियम आयन बैटरी से हल्का है। 5 मिनट में रिफ्यूल हो सकता है। 2020 में लगभग 25,000 वाहन ही सड़कों पर। वैश्विक स्तर पर 500 हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन है। और हाइड्रोजन टैंक का यात्रियों के नज़दीक होना। आगे हाइड्रोजन ईंधन वाहन की चैलेंजेज। इनके वाहन बहुत महंगे होंगे। आने वाले समय में तकनीक अच्छी होने से कीमत कम हो सकती है। अत्यंत ज्वलनशील है। उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से वाहन का बड़ा बाजार बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ तक कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माण कंपनी हुंडई ने हाइड्रोजन कार बनाने का फैसला किया है। आगे लेकिन कुछ ही महीने बाद उसने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। वजह बताई कि हाइड्रोजन की उपलब्धता का अभाव। हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में। इलेक्ट्रिक वाहन क्या है? 8 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर हैं। हाइड्रोजन वाहनों की तुलना में अधिक सुरक्षित और चार्जिंग में अधिक समय कम शक्तिशाली है। आगे हाइड्रोजन ईंधन के लाभ क्या है? स्वच्छ ईंधन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुल मैटर का उत्सर्जन नहीं है। अपशिष्ट के रूप में जल का उत्सर्जन है। अंतरिक्ष वाहनों में उपयोग संभव है। बड़ी और मालवाहक वाहनों में उपयोग हो सकता है। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन से संबंधित थी। आगे 7वां क्वेश्चन लेके आते हैं। 7वां क्वेश्चन बताता है 7वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने समृद्ध स्कीम अगस्त 2021 में लॉन्च की। इसका लाभ किसे दिया जाना है? किसान को, स्टार्टअप को, वैज्ञानिक को, रेलवे को। तो इसका जो आंसर है स्टार्टअप को ये इसका लाभ मिलेगा। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। इसकी शुरुआत रेलवे, आईटी और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 25 अगस्त 2021 को की है। समृद्ध स्टार्टअप एक्सेलेरेटर्स ऑफ माइटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। इसका पूरा नाम समृद्धि। माइटी का पूरा नाम बताया इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे है स्कीम के तहत क्या होगा। स्कीम के तहत होगा क्या, इसके बारे में देखते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। इसके तहत आईटी सेक्टर में 300 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा, जिसमें भविष्य की संभावनाएं होंगी। माइटी चुनी गई स्टार्टअप कंपनियों को 40 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी तथा 6 माह तक का मेंटोरशिप उपलब्ध कराएगा। वह स्टार्टअप्स को सीड कैपिटल यानी शुरुआती कैपिटल, मेंटरशिप यानी मार्गदर्शन देने के साथ ही बाजार तक पहुंच हासिल कराने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक संग्रह पेन का चयन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी चलिए। तो बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम को देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को बढ़ावा देना। प्रोग्राम मैती स्टार्टअप हब लागू कर रहा है। इस स्कीम को अमेरिका के सिलिकॉन वैली और एक्सेलेरेटर
बाई कॉम्बिनेटर्स की तर्ज पर विकसित किया जाए। सिलिकॉन वैली और ये दो कंपनियों की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। स्कीम के तहत लक्ष्य क्या है? इसके तहत लक्ष्य सरकार का 100 नए यूनिकॉर्न तैयार करना है। यूनिकॉर्न से मतलब ऐसे स्टार्टअप से जिसका बाजार में मूल्यांकन $1 अरब तक पहुंच जाए। अमेरिका और चीन के बाद भारत यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे पायदान पर है। भारत की जो रैंक है वो तीसरे पायदान पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2021 के अपने बुलेटिन में कहा था कि भारत में इस समय करीब 100 यूनिकॉर्न हैं। कितने हैं? 100 यूनिकॉर्न हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाते हैं। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 8वां क्वेश्चन है, भारत की चौथी कंपनी का नाम बताइए जिसने बाजार में पूंजीकरण मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन $100 मिलियन की रकम को पार कर लिया। तो रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, HDFC, इन्फोसिस। तो इसका जो आंसर डी सही है। इन्फोसिस ने ये कारनामा करके दिखाया। इन्फोसिस यह उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी कंपनी बन गई। कौन सी बनी? चौथी कंपनी बनी। इस क्लब में पहले से रिलायंस इंडस्ट्री $140 बिलियन, ठीक है, डॉलर, एमकैप, टाटा कंसल्टेंसी TCS $115 मिलियन एमकैप, और HDFC बैंक 100.1 मिलियन एमकैप थी। इन्फोसिस भारत में तेजी से बढ़ने वाली कंपनी में से एक कंपनी है। इसमें बिजनेस IT बिजनेस कंसल्टेंट और आउटसोर्सिंग सर्विस उपलब्ध कराती है। कंपनी मुझसे IT कंपनी है, ध्यान रखना, ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1981 को की गई थी। इसके CEO सलिल पारेख हैं और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन से संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे। विश्व विनिमय जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें भारत का दूसरा स्थान है, याद रखना। यह सूचकांक अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड बैकफील्ड द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर चीन है। इसका जो पहला स्थान जिसने लिया वो चीन ने लिया। भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर अपना स्थान काबिज किया है। कामकाज के माहौल और लागत प्रतिस्पर्धी होने के कारण भारत ये मुकाम हासिल कर पाया। अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में मुकाबले में मैन्युफैक्चरिंग भारत में रुचि दिखा रही है। तो कौन कौन? अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के मुकाबले में मैन्युफैक्चरर्स भारत में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। पिछली रिपोर्ट यानी 2020 की अमेरिका दूसरे स्थान और भारत तीसरे स्थान पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंडेक्स में 47 देश होते हैं, शामिल हैं, ठीक है। ये इंडेक्स यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत की 47 देशों में से वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षक जगहों का आकलन करता है। मतलब कहाँ पर मैन्युफैक्चरर ज़्यादा जाते हैं। चीन पहले स्थान पर, दूसरे नंबर भारत है, अमेरिका तीसरे पर, कनाडा फोर्थ पर है, चेक गणराज्य 5वें पर है, इंडोनेशिया 6वें स्थान पर है, लिथुआनिया 7वें पर है, थाईलैंड 8वें नंबर पर, मलेशिया 9वें नंबर पर, पोलैंड 10वें नंबर पर। रिपोर्ट में रैंकिंग का निर्माण 4 प्रमुख मानदंडों के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट कैसे बनाएगी वो देख लें। पहला, मैन्युफैक्चरिंग को पुनः शुरू करने में मामले में देश की क्षमता क्या है। दूसरा, कारोबारी को माहौल कैसा मिल रहा है। तो संचालन लागत कैसी है और जोखिम, इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही ये रैंक तैयार की जाती है। तो इस आधार पर भारत की दूसरी रैंक यहाँ पर आई है। आगे है, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार के पहल क्या क्या उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी निप,
मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, उनके तहत ये कारनामा हासिल हो पाया। सूक्ष्म लघु उद्योग विकास के लिए ऋण गारंटी योजना, इनोवेशन ग्रामीण जोखिम और उद्यमिता और को बढ़ावा देने के लिए एस्पायर योजना, आगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और औद्योगिक गलियारे, मतलब औद्योगिक जो स्थान है उन चीज़ों पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। आगे क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है बेटा, और इसका ये आखिरी क्वेश्चन होगा, यहीं पर हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी। कांजिंद 2021 संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण भारत और किस देश के साथ 30 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा? तो रूस, चीन, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये जो है युद्ध अभ्यास कजाकिस्तान के साथ है, इसका ऑप्शन डी सही है। इसका आयोजन कजाकिस्तान में होगा। कहाँ पर हो रहा है? कजाकिस्तान में हो रहा है। यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के आर्म फोर्स के साथ किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी राष्ट्रीय और परिदृश्यों में काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की प्रशिक्षण करने का एक मंच भी है। कजाकिस्तान, इसकी सीमा रूस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन से सटी हुई है। पीएम अस्कर मामिन है, राजधानी नूर सुल्तान है और मुद्रा कजाकिस्तानी लैंगी है। इस तरीके से हमारी करंट अफेयर्स की क्लास फिनिश हुई। आप ऐसी क्लासेस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे ऑल, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।